तो कल के लेक्चर में हम लोग थे आई कैप, जे कैप और के कैप। एक बार जस्ट रिपीट कर दे रहा हूं। आई क्रॉस जे, के, जे क्रॉस के, आई, के क्रॉस आई, जे, और उल्टा करोगे तो माइनस हो जाएगा। ये था। अब मेन पॉइंट ये है ना कि एक्स वाई जेड, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, एक्स वाई जेड तुम्हारी चॉइस है, कोई भी ले सकते हो। गुड इवनिंग उज्जवल। तुम कोई भी ले सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि तुम्हारा आई क्रॉस जे वो के की डायरेक्शन में होना चाहिए बस। या कभी कभी इसको ऐसे भी दिखाते हैं, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप, ये जेड कैप इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। कई बार ये भी दिखाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बेटा मैं? जो है एक्स वाई जेड तुम्हारी चॉइस होती है, तुम कोई सी भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड डायरेक्शन कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन बस कंडीशन ये है कि आई क्रॉस जे वो के की डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे आप ये देखो कि 99% केसेस में, 99% केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक्स ये लेते हैं और वाई ये लेते हैं। क्यों ये लेते हैं ना? तो अब जरा बताना, इधर को इसका मतलब आई कैप आ गया और इधर को जे कैप आ गया। अब जरा देखना यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप, ये जरा देखना डॉट डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ही बताओ बेटा। जो है बताओ, आई कैप क्रॉस जे कैप डॉट डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद करो, ऐसे नहीं होता था बेटा। जो है याद करो, ये याद आया कि नहीं आया बताओ। जो है ये हो गया ना आई कैप क्रॉस जे कैप, ये डॉट होगा तो इसका मतलब हाँ के कैप ये बनेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना जो हम कर रहे थे। क्यों? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एक्स इसे ले रहे हो, वाई इसे ले रहे हो, तो इसका मतलब डॉट डायरेक्शन में जेड होगा, ये ध्यान रखना। फिर तुम्हें डॉट डायरेक्शन में जेड लेना है, इसका मतलब क्रॉस डायरेक्शन में क्या आएगा जरा बताओ? माइनस जेड आना चाहिए। ये बस याद रखना। ये पूरे उसमें मैं काफी रिपीट करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कर लो। आई थिंक समझ में आ गया हो ना क्या कह रहा हूँ बेटा? जो है एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड हमारा डॉट डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब क्रॉस में कौन सा होगा, ये कर लो। अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। जो है देखो, जैसे मान लो तुम एक्स इधर ले लेते हो, वाई इधर ले लेते हो मान लो, तो देखो एक्स क्रॉस वाई ये हुआ, ध्यान से देखना बेटा। जो है तो तुम्हें लग रहा है जेड नीचे को आना चाहिए, बताओ ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? देखो जरा, याद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा बताओ? जो है कि अगर मैं एक्स इसे ले लेता हूँ, वाई इसे ले लेता हूँ, तो नीचे को मैं क्या लूंगा? फिर जेड लूंगा। तो उस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। जो है समझ गए ना? उस चीज का ध्यान रखना है कि एक्स क्रॉस वाई किधर को आना चाहिए, बताओ? जेड में आना चाहिए। अब एक चीज और देखो, एक पुरानी बात याद करो तुम। इधर को मैं ईस्ट लेता था, इधर को वेस्ट, इधर को नॉर्थ, इधर को साउथ। अब तुम सपोज करो मैं इसको आई कैप ले लेता हूँ, हाँ, तो इसका मतलब माइनस आई कैप हो गया। नॉर्थ को जे कैप ले लेता हूँ, तो साउथ माइनस जे कैप हो गया। तो अब के देखना आई क्रॉस जे ऊपर को आ रहा होगा बेटा, ये अप हो गया, ये डाउन आ गया।
कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? आई क्रॉस जे ये हुआ, देखो आई क्रॉस जे ये हुआ ना। हाँ, तो इसका मतलब ये के कैप इधर बना, तो ये माइनस के कैप हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। ईस्ट को मैंने आई लिया, नॉर्थ को जे लिया, तो इसका मतलब अब बनेगा के कैप। अब तुम याद करो, जैसे एक क्वेश्चन हम करते थे ना, ए वेक्टर मान लो वेस्ट में है और बी वेक्टर वर्टिकली डाउन है, तो मैं एक क्वेश्चन करता था ना, ए क्रॉस बी किधर को होगा, ये हम करते थे या नहीं करते थे बताओ? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? ए क्रॉस बी हम निकालते थे किधर को होता है, और मैंने तुमसे कहा था मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा बाद में चल के तुम्हें। तो ये बताओ, ए वेस्ट में है तो इसका मतलब माइनस आई कैप हो गया, और बी डाउन है तो ये माइनस के कैप हो गया। अब देखो, माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, क्यों? माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये वाला सर्किल याद करो जरा, ये प्लस है, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, और इसमें ऐसे घूमना है, मैंने तुमसे कहा था। इसी से देखना, उस एंगल से मत देखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे देखना। आई क्रॉस के क्या बन रहा है जरा देखो बेटा, आई क्रॉस के माइनस जे बन रहा है, देखो। नहीं, आई क्रॉस के माइनस जे बन रहा होगा, देख देख जरा, ऊपर देख, यहां पे देख, आई क्रॉस के माइनस जे बन रहा होगा, क्यों माइनस जे बन रहा होगा? तो इसका मतलब ये माइनस जे में आएगा, क्यों माइनस जे में आएगा? और माइनस जे का मतलब साउथ आ गया या नहीं आ गया बताओ? ये बताओ, ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं बेटा? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ए है वेस्ट में माइनस आई, और बी है डाउनवर्ड्स माइनस के। अब तुम्हें माइनस और माइनस पे प्लस हो गया, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखोगे तो माइनस जे आएगा, और माइनस जे हमारा साउथ में आ गया, ये कह लो। इसमें बताओ किसको डाउट है? उज्जवल, बता बेटा, डाउट है या मेरी कैलकुलेशन कोई मिस्टेक है तो बताओ। एक और देखते हैं, देखो मान लो ए वेक्टर वर्टिकली डाउन है और बी वेक्टर नॉर्थ में है, तो तुम्हें ए क्रॉस बी इस एंगल से निकालना है जो मैं बता रहा हूं। तो वर्टिकली डाउन का मतलब माइनस के हो गया, और नॉर्थ का मतलब जे हो गया। अब देखो, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे देखो माइनस आई आ रहा होगा, क्यों? देखो जरा, के क्रॉस जे, इस वाले से याद करो, माइनस आई आ रहा होगा, और माइनस पहले से है, तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली प्लस आई आ जाएगा, क्यों? हाँ, ये आ जाएगा प्लस आई, और प्लस आई का मतलब किधर को आ गया बताओ? ईस्ट में आ गया, बस हो गया। अब समझ में आई बात? तो मैंने तुम्हें ये बताया कि एक्स वाई जेड तुम कहीं भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हें कंडीशन बस ये याद रखनी है कि एक्स कैप क्रॉस वाई कैप वो जेड कैप में होना चाहिए, और 99% केसेस में हम लोग ये कन्वेंशन यूज करेंगे, ये कह लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं ना, तो तुमने देखा हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, क्यों?
ये तो करते हैं जब हम A क्रॉस B निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट बना के करते हैं, लेकिन अगर कोफिशिएंट्स कम हो, if coefficients are less, तो फिर डिटर्मिनेंट मत बनाना, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। डोंट मेक डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस प्रोडक्ट 4j कैप माइनस 2k कैप करना है। तो देखो i क्रॉस j के होता है कि नहीं होता है बताओ? i क्रॉस j के होता है ना, तो ये 8k कैप आ गया। फिर i क्रॉस k माइनस जे होता है, माइनस जे होता है, लेकिन एक माइनस पहले से भी है, देखो एक माइनस पहले से भी है, तो प्लस 4j कैप आ गया। ये हो गया। अब सुनो, j क्रॉस j नल वेक्टर होता है, भूल जाओ उसको। अब याद करो j क्रॉस k आई होता है ना, j क्रॉस के आई होता है कि नहीं होता? तो j क्रॉस के आई होता है, और वो -3 और -2 6 हो गया, तो प्लस 6i कैप। ये हो गया। ये समझ में आया मैंने क्या कहा? पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? एनडी क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर मान लो कोफिशिएंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, कोफिशिएंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर तुम डिटर्मिनेंट बंद बनाओ, सीधे कर लो, बस हो गया। जैसे एक एग्जांपल और देखो। मान लो तुम्हें 6i कैप क्रॉस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप निकालना है। तो देखो i क्रॉस i नल वेक्टर आ गया, उसके बाद i क्रॉस j के आ गया ना, i क्रॉस j के आ गया, तो ये -18k आ गया। और उसके बाद i क्रॉस k माइनस जे होता है, वो तुम्हें नहीं, i क्रॉस के माइनस जे होगा, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, कई बार ध्यान रखना बेटा जो है। i क्रॉस के माइनस जे होगा, माइनस जे होगा, तो इसका मतलब -24j कैप ये हो गया। ये याद रखना, बस हो गया। हमेशा ना इसको दिमाग में कर लो, ये i कैप है, ये j कैप है, ये k कैप है। i j k j k i k i j i क्रॉस के क्या हो जाएगा? -j। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, क्यों? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? ये बोला था ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको एक बार दोबारा से लाते हैं फिर से। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा। ये मैंने तुमसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन, ए प्लस बी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू, ए डॉट बी की वैल्यू और ए क्रॉस बी की वैल्यू सब थीटा पर ही डिपेंड करती है। तो अब क्या है इसमें मेथड 1, कई जगह से तो ना केवल ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा, बस हो गया।
देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा दोनों के बीच में कितना एंगल है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, बताते हुए चलना। एक वेक्टर 4i है, एक वेक्टर -2i है, बताओ इनमें कितना एंगल है। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से देखते हुए बताओ बेटा, जो है कितना एंगल है। 180 डिग्री। दूसरा, एक वेक्टर 2j कैप है, एक वेक्टर 8j कैप है। बच्चों वाले से स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें कितना एंगल है। 0 डिग्री। तीसरा, एक वेक्टर मान लो 2i कैप -3j कैप है और एक 4k कैप है, तो बताओ इनमें कितना एंगल होगा। हाँ, इनमें 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? देखो, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है। क्यों नहीं है? इतना तो कंफर्म है, ये एक्स वाई प्लेन में है। और ये वाला वेक्टर जेड डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई प्लेन और जेड डायरेक्शन, उनमें दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा, बताओ। जो है ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ में। एक वेक्टर 2i कैप है और एक वेक्टर 4i कैप प्लस 4j कैप है। इसमें जरा दिमाग लगाना, कितना होगा। कुछ तो मैंने तुमसे कहा ना, देख के ही पता चल जाते हैं। बहुत बढ़िया। इनमें 45 डिग्री का एंगल है। क्यों? देखो, ये तो आ गया 2i कैप। अब दूसरे पे आ जाओ। ये 4i कैप इधर आ गया, 4j कैप इधर आ गया। क्यों? और जब दोनों के दोनों 4 और 4 हैं, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये वाला वेक्टर, हाँ, ये 4i कैप प्लस 4j कैप, ये होगा या नहीं होगा बेटा, बताओ। जो है ये हो गया। और ये एंगल 45 डिग्री है। अब जरा बताओ, इसमें और इसमें तुम्हें कितने का एंगल दिख रहा है। 45 डिग्री का। क्यों उज्जवल, बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया, बता। जो है इन दोनों वेक्टर्स में 45 डिग्री का एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता। जो है ये हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ। एक है -6i कैप और एक है 2i कैप -2j कैप। इसमें बताओ कितना होगा बेटा। एक्चुअल में 135 डिग्री होगा। कैसे? देखो, एक काम करता हूँ, कलर अलग अलग यूज कर लेता हूँ ना, उससे बेटर होगा, तुम्हें समझ में आएगा फिर। एक बात बताओ, -6i कैप ये है, ये तो -6i कैप हो गया। अब दूसरा तुम देखो, 2i कैप -2j कैप, तो 2i कैप तो ये हो गया और -2j कैप ये हो गया। और जब दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल रहा होगा ये 2i कैप -2j कैप रहा होगा और ये 45 डिग्री रहा होगा। लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये रहा होगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ।
ये वाला एंगल 135 डिग्री। गोपी बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। -6 i कैप और 2 i कैप -2 j कैप। उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया। ये है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कुछ वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है ना, वो तो देख करके ही पता चल जाता है। धीरे धीरे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, देख के पता चल जाएगी क्या होगी। अब चलते हैं मेथड 2। इसको जनरल मेथड कह दो बस, हो गया। जनरल मेथड, जहां पर नहीं पता चल रहा है वहां पे फिर ये यूज कर लेना। एक बात बताओ, A.B, ये AB cos थीटा होता है। इसका मतलब जो cos थीटा होगा वो A.B अपॉन AB होगा। तो जो थीटा होगा वो तुम कह सकते हो cos इनवर्स A.B अपॉन AB, ये हो गया। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा जो है। A.B होता है AB cos थीटा, तो वहां से cos थीटा A.B अपॉन AB आ गया, तो वहां से थीटा निकल गया, ये कह लो। तो मेन हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया। ये हो गया। अगर तुम्हें ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन से अगर पता नहीं चल पा रहा है तो फिर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, देख। मान लो ए वेक्टर i कैप -j कैप प्लस k कैप है। बी वेक्टर 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप है। तुम्हें याद है A.B कैसे निकलता था? 2 - 3 + 4। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। याद आ रहा है ना? 2 - 3 + 4, तो ये 3 आ गया। फिर से बच्चों वाली बात जरूर पूछूंगा। डॉट प्रोडक्ट में प्लस आ रहा है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये तो डॉट प्रोडक्ट में प्लस आ रहा है, वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो दोनों के बीच में एक्यूट बनेगा। एक तो ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मुझे ए निकालना है, ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ध्यान रखना। तो ए कितना होगा बताओ? √1² प्लस 1² प्लस 1², √3। और अगर मुझे बी निकालना है, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना बेटा जो है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा √2² प्लस 3² प्लस 4², तो √29 हो गया। क्यों? ये हो गया। अब cos थीटा का मैंने फॉर्मूला दे दिया था बस तुम्हें जो है, नहीं cos थीटा का दे दिया था। तो cos थीटा कितना लिखा था बताओ जो है? cos थीटा लिखा था A.B अपॉन AB। A.B हमने कितना निकाला? 3। 3/√3 इंटू √29। इसका मतलब जो थीटा आ गया वो cos इनवर्स थोड़ा सा 3/90 √87। क्यों?
ये हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? जो है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में तुम्हें एंगल फाइंड करना है तो कुछ केसेस में तो तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा दोनों के बीच में क्या एंगल है, और जहां पे तुम्हें देख के पता नहीं चल रहा है तो फिर वहां पे तुम cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन ए बी अप्लाई करोगे। ये कर, अब यहां पे एक बड़ा कंसेप्ट वाला पॉइंट है, वो सुनो क्या है। एक बात बताओ, a क्रॉस b का जो मॉड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है ना? ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता? बताओ जो है, तो इसका मतलब जो साइन थीटा हुआ वो ए क्रॉस बी का मॉड निकालो अपॉन ए बी कर दो। इसका मतलब थीटा हम यहां से भी निकाल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन फाइंड थीटा फ्रॉम here also, but we don't। यहां से नहीं करते हैं, रीजन बता सकते हो क्यों बेटा? जो है हाँ, पहले समझ में आ रहा होगा ना, हम चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, क्यों चाहते तो हम यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन हम नहीं निकालते हैं बेटा जो है, ठीक है। अब रीजन देखो कैसे, क्यों। लेट, मान लो यहां से साइन थीटा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ये मान लो हाफ हो गया, तो मुझे थीटा में कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा जो है। क्यों? मैं कहूंगा मे बी, बस थीटा 30 डिग्री भी आ गया या 150 डिग्री भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताओ जो है कि अगर मैं मान लो ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ और उसमें वैल्यू हाफ हो जाती है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार ये 30 डिग्री है या 150 डिग्री है। लेकिन कॉस के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं बेटा? ये बताओ जो है, विथ कॉस थीटा, with cos theta no such problem। क्योंकि cos की वैल्यू 30 के लिए अलग आएगी और 150 के लिए अलग आएगी। ये ध्यान रखना, दोनों के लिए अलग लगाएगी। कि अगर मान लो 30 होता तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 आती, और अगर 150 होता, cos 150 डिग्री होता, तो फिर वो -√3/2 आती। तो कॉस में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम एंगल निकालने के लिए कॉस क्यों यूज करते हैं और साइन क्यों यूज नहीं करते हैं। बताओ एंडी, तेरे को समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है कि एंगल निकालने के लिए हम कॉस यूज कर रहे हैं, साइन यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? साइन यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि साइन 30 और साइन 150 दोनों की वैल्यू एक ही आ जाएगी, लेकिन कॉस के साथ में ऐसा नहीं होगा। कॉस 30 और कॉस 150 की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उज्जवल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया?
उज्जवल बेटा कहाँ चला गया तू? आ गई तेरे समझ में बात? समझ में आ गई बात? ये कर रहे। अब चलते हैं दूसरी बात। दूसरा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। अगली हेडिंग ये है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। अब ध्यान से देखना, मान लो ये बी वेक्टर है, तो पहली बात तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं बी कैप कहूंगा, और उसको मैं बी वेक्टर अपॉन बी से दिखाऊंगा। पहले ये समझ में आई बात? नहीं आई? पहले ये बताओ। मान लो इधर को बी वेक्टर है, तो उस डायरेक्शन में जो मैं यूनिट वेक्टर कहूंगा बी कैप कहूंगा, और बी बी वेक्टर अपॉन बी से दिखाऊंगा। अब मान लो ये ए वेक्टर है और ये थीटा है। ये बताओ ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा होगा ना? हाँ, नहीं, ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा होगा। क्यों? तो पहली बात, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इक्वल टू ए कॉस थीटा। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, हाँ, सिर्फ बेटा ध्यान रखना। और एक बात बताओ, मैं ए कॉस थीटा को ए डॉट बी अपॉन बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो बताओ। इसको ये लिख सकता हूँ ना, ए डॉट बी अपॉन बी लिख सकता हूँ। ये तो लेकिन मैग्नीट्यूड है। अब ये बताओ कि इसको वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, हाँ, इसको वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप भी लिख सकता हूं। उज्जवल तेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बता जो है कि इस कंपोनेंट को मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? बता जो है, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप भी लिख सकता हूं। और बाय द वे मैंने ए कॉस थीटा को कितना लिखा था देख, ए डॉट बी, हाँ, ए डॉट बी अपॉन बी, और बी कैप को कितना लिखा था बता जो है, बी वेक्टर अपॉन बी। कोई डाउट? बता बता, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सिंपल कर दूं तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर कर देना, बस हो गया। ये कह रहे हो क्यों? इसको अगर देखोगे तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दूं, मान लो मैं कि बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर अगर कर दूं कंपोनेंट, तो सब उल्टा हो जाएगा ना? क्यों? कंपोनेंट ऑफ, हाँ, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। पहली बात तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ, इसका मतलब ये ए डॉट बी अपॉन आपके ए हो जाएगा। क्यों? ये हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा a डॉट बी अपॉन a इंटू ए कैप। क्यों इंटू ए कैप? तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा जैसे पिछली बार कन्वर्ट हुआ था, a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा बस यहाँ पे। क्यों ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। ये समझ में आ गया है नहीं आया बेटा, बताओ। अब तीसरी बात, मैं मैग्नीट्यूड वाइज कह रहा हूँ। ए वेक्टर का बी के अलोंग कंपोनेंट या बी वेक्टर का ए के अलोंग कंपोनेंट, क्या वो इक्वल होते हैं? ये बताओ, ए वेक्टर का बी के अलोंग कंपोनेंट या बी वेक्टर का ए के अलोंग कंपोनेंट, क्या वो इक्वल होंगे? नहीं होंगे। नहीं है? हाँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर is not equal to component of b vector along a vector। वैसे भी तुम देखो ना, ये a cos थीटा हो गया, क्यों? और ये b cos थीटा हो गया, तो दोनों कहाँ इक्वल है बेटा, ये बताओ। नहीं बताओ, एक a cos थीटा है, एक b cos थीटा है, तो दोनों के दोनों कहाँ इक्वल हो गए बेटा? ये करो। अच्छा फिगर में देखो तुम, जो है फिगर में अगर देखोगे, मान लो जैसे ना ये a है, ये b है अगर, और a वेक्टर इतू सा है, तो तुम्हें एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा ए वेक्टर का बी के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो बी वेक्टर का ए के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उससे छोटा होगा? बताओ, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, ये बताओ, इस फिगर को देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा कि ए वेक्टर का बी के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो बी वेक्टर का ए के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उससे छोटा होगा? नहीं बताओ जो है, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b vector is less than component of b vector along a vector। ये हो गया। अच्छा वैसे बाय द वे दोनों कंपोनेंट कब इक्वल होंगे? इक्वल भी हो सकते हैं ना, कब इक्वल होंगे बताओ? दोनों कंपोनेंट कब इक्वल होंगे बताओ? जब ए का और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। वेक्टर्स को इक्वल मत कहो उज्जवल, वेक्टर्स को इक्वल मत कहो, बल्कि ये कहो कि जब दोनों के मैग्नीट्यूड से इक्वल होंगे। समझ गए ना? तो तुम ये कह सकते हो दीज टू कंपोनेंट्स, these two components are equal। हाँ, these two components are equal if magnitude of A equal to magnitude of B। ये कह लो। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है एक वेक्टर का दूसरे के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं, उससे डॉट प्रोडक्ट वगैरह दोबारा से हो जाएगा।
मान लो ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, बी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है। जल्दी से निकाल लेते हैं। ए डॉट बी, तुम्हें लग रहा होगा 2 - 3 + 4, तो 3 आ गया। क्यों? ये पहले भी निकाल चुके हैं ना मेरे ख्याल से हम। 2 - 3 + 4। अब आ जाओ ए में। √ 1² + 1² + 1²। हाँ, कई बार करूंगा तो थोड़ा कुछ बच्चे जो थोड़ा स्लो कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। √3 हो गया। और अगर मुझे बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो √2² + 3² + 4²। क्यों? एनडी समझ में आ रहा है बेटा तेरे? √29। यहाँ तक बता दो, कुछ भी हुआ है तो बेटा जो है बताओ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा जो है। ये हो गया ना, ये तो निकालोगे ना ए डॉट बी, ए और बी कैसे कैसे निकालो। अब एक निकाल लेते हैं, बस हो गया। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अगर मैं मैग्नीट्यूड कहूं तो ये तो मैंने तुमसे ए कॉस थीटा कहा था ना। क्यों? काम पूरा पक्का करता हूं मैं, ऐसे नहीं। ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा मैंने तुमसे कहा था ए डॉट बी अपॉन बी बोला था। क्यों? ये बोला था ना ए डॉट बी अपॉन बी, और ए डॉट बी कितना हमारा था 3, और बी था 29, तो 3/√29। ये तो ये आ गया। अब चलते हैं वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। इन वेक्टर फॉर्म 3/√29 को बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? ये तो होगा ना 3/√29 को क्या करोगे तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक। हाँ, और बी कैप कितना होता 3/√29? बी वेक्टर अपॉन बी। क्यों? ये तो होता ना बी वेक्टर अपॉन बी होता। और बाय द वे ये बी कितना था बेटा? ये भी √29 था। और ये कितना था? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्यों? ये था मेरे ख्याल से ना, ये था। तो फाइनली कितना आएगा आंसर, कितना आएगा बेटा जो है? आंसर इतना आ जाएगा। 3 तेरा रह गया था मेरे ख्याल से ना। अच्छा, बी कैप लिखा था सॉरी। 3/29। क्यों? 3/29 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया। कोई डाउट है तो बोलो। गोपी, एनडी, उज्जवल, मेका, बताओ बेटा, कोई डाउट है तो बताओ बेटा। कर लोगे ना? नेक्स्ट चलते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
और इस यूनिट वेक्टर को मैं एन कैप कह देता हूं। तो बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो बताओ ये कुछ समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? बताओ बताओ। मैं ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर मान लो एक यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, ठीक है ना? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, तो मैं उसको प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कह रहा हूं। तो ये बताओ ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि जो ए क्रॉस बी होता वो फ्रॉम डेफिनेशन दोनों के परपेंडिकुलर होता। नहीं, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता, और उसको जब मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो बताओ वो बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? ये बताओ जो है, तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ जो है, ये है बस। लेकिन यहाँ पे जो बुक्स होती है ना, बुक्स में केवल प्लस ही लिखा होता है। बुक्स में तुम्हें केवल हो सकता है प्लस लिखा हो, बस हो गया। मतलब सिर्फ ये लिखा हो ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिखा होगा। लेकिन तुम चाहो तो प्लस माइनस दोनों दे सकते हो। क्यों? अगर तुम चाहो तो प्लस माइनस दोनों दे सकते हो। ये कर, एक छोटा सा एग्जांपल इसमें भी कर लेते हैं। ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। और तुमसे कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर। एन कैप कह दे रहा हूं, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं। आई क्रॉस जे के होता है। क्यों? आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है, तो इसका मतलब टू के कैप। आई क्रॉस के माइनस जे होता है। हाँ, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, लेकिन माइनस पहले से भी है। माइनस पहले से भी है तो प्लस थ्री जे कैप। उसके बाद जे क्रॉस जे नल वेक्टर होता है। क्यों? जे क्रॉस जे नल वेक्टर होता है, और जे क्रॉस के आई होता है। क्यों? जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है, तो इसका मतलब माइनस थ्री आई कैप। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ए क्रॉस बी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी निकाल लेते हैं। अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, 1822 रूट 22। क्यों? तो इसका मतलब मेरे को फाइनली अगर जो एन कैप निकालना था वो क्या लिख सकता था मैं? जरा बताओ जो है, एन कैप को क्या लिख सकता था? प्लस माइनस तो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है, बुक्स में नहीं होता है कई बार। ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये आ गया प्लस माइनस 233 के जे आई।
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो बेटा जी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यहां तक। तो ये भी निकाल लोगे ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये भी कह लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। ये देखो क्या है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। एक तरीके से ये ए हो गया, ये बी आ गया, और ये मान लो एच हो, हाँ ये एच हो, तो एच अपॉन बी, ये साइन थीटा है, एच की वैल्यू बी साइन थीटा। बताओ यहां तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, बताओ यहां तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, बताओ बेटा जी, ये बताओ, नहीं है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता, इस वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मेरे ख्याल से तुमने ये पढ़ा होगा हाफ बेस इनटू हाइट, इतना तो मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, क्यों? ये पढ़ा होगा ना, हाफ बेस इनटू हाइट। अब जरा देखो, बेस तो है ए के इक्वल, और हाइट है बी साइन थीटा के इक्वल, क्यों? हाइट है बी साइन थीटा के इक्वल, अपॉन टू। और एक बात बताओ कि ए बी साइन थीटा को मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कह दूं, ये बताओ ए बी साइन थीटा को मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कह दूं, इसका मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई टू आ गया, बस हो गया, ये कह लो। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला बेटा, ध्यान रखना जो है, कंक्लूजन देखना क्या निकला। इफ टू साइड्स of a triangle are represented by a vector and b vector, then area of triangle वो कितना हो गया बताओ जो है, a क्रॉस b डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया। समझ में आ गई बात बेटा, ये बताओ जो है, क्यों? कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स
आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन 2 होगा। अच्छा, वैसे बाय द वे पैराग्राम, पूरा जो पैराग्राम बन रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, बस हो गया। हाँ, इसका डबल हो जाएगा, बस हो गया। नहीं है मतलब जो है, इसका मतलब एरिया ऑफ पैराग्राम कितना हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ पैराग्राम, हाँ, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हो गया, बस हो गया। लेकिन हर चीज में एक काम करते हैं, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, उससे थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट भी थोड़ा थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्यों नहीं है? थोड़ा सा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, तो उससे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा तुम्हारा। गोपी, मैक्सिमम नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट, मैक्सिमम या 1 या 2 लेक्चर्स में अब हमारा वेक्टर्स खत्म हो जाएगा विद एग्जाम्पल्स। हाँ, विद एग्जाम्पल्स। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और उसके बाद मैंने तेरे को बताया ऑटो पायलट मोड में। आर, ए हो गया 3 j कैप -2 k कैप, और बी वेक्टर 2 i कैप +k कैप, ये दिया हुआ है। तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ये निकालना कितना होगा। तो जरा ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। जे क्रॉस आई, बताओ जे क्रॉस आई क्या होता है? -k, तो -6k आ गया। जे क्रॉस के क्या होता है बताओ? जे क्रॉस के, दिमाग में करो बेटा, जो है आई, तो इसका मतलब +3i। के क्रॉस आई, बताओ क्या होता है के क्रॉस आई? नहीं, के क्रॉस आई वैसे जे होता है, वैसे तो जे होता है। के क्रॉस आई वैसे जे होता है, क्यों? लेकिन माइनस पहले से तो -4j हो गया, क्यों? -4j हो गया। और के क्रॉस के नल वेक्टर, क्यों? नल वेक्टर ये आ गया। अब उसके बाद ए क्रॉस बी का जरा मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, 25 और 36। हाँ, ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से √61 आ रहा होगा, क्यों? √61 आ रहा होगा। तो जरा बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? √61/2। हाँ, और एरिया ऑफ पैराग्राम कितना हो गया? √61 कैलोरीज हो गया। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ये √61/2, और एरिया ऑफ पैराग्राम ये √61 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, बेसिक मैथ्स में ना एक चीज रह गई थी, वो थोड़ा सा देख लो बेटा जो है। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। एक्स तुम्हें गिवन है, ये ध्यान रखना।
बाकी निकालना है। जैसे ये बताओ कि अगर मान लो ये थीटा है, ये एक्स गिवन है, तो फिर ये जो वैल्यू आएगी वो एक्स साइन थीटा होगी। इसमें जरा दिमाग लगा लेना। और ये जो वैल्यू आएगी वो एक्स कॉस थीटा होगी। ये हम काफी यूज करेंगे बेटा, ध्यान रखना। एक्स तुम्हें दिया है तो फिर परपेंडिकुलर जो आएगा वो एक्स साइन थीटा होगा, और जो बेस होगा वो एक्स कॉस थीटा होगा। चेक करके देख लो ना, ये अपॉन ये साइन थीटा बन गया कि नहीं बन गया, ऐसे देख लो बस, हो गया। क्यों? ये वाला ट्रायंगल याद रखना बेटा जो है, कि अगर एक्स वो दिया हुआ है तो ये एक्स साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। इसको हम थोड़ा आगे चल के थोड़ा फास्ट यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, और भी थोड़ा सा देखो, वैसे उसको याद नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये थीटा है, देखो अब के मान लो एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स ये दिया हुआ है, तो फिर ये वाली क्वांटिटी ये एक्स टेन थीटा होगी, और ये वाली क्वांटिटी एक्स सेक थीटा होगी। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ जो है, थोड़ा दिमाग लगा के देखो। एक लास्ट और, ये थीटा है, ये तुम्हें मालूम है एक्स ये मालूम है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जरा बताओ। एक्स कॉट थीटा। और ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, एक्स कोसेक थीटा। अब समझ में आ गया? बताओ क्या कह रहा हूं मैं। एक ट्रायंगल में अगर तुम्हें एक्स और थीटा दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक्स और थीटा दिया हुआ है, तो फिर तुम बाकी दो साइड्स निकाल सकते हो, लेकिन जो ज्यादातर यूज होगा हमारा वो ये वाला होगा बेटा। उज्जवल तेरे समझ में आई बात, नहीं आई? बता बेटा। ज्यादातर हमारा ये वाला यूज होगा। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें एक साइड और थीटा दिया हुआ है, समझ गए ना, एक साइड और थीटा दिया हुआ है, तो बाकी निकालना थोड़ा फास्ट सीखो जो है, ठीक है, थोड़ा फास्ट सीखो कि बाकी साइड्स आप कैसे निकालोगे, लेकिन सही निकालो। मतलब फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि गलत निकाल दिया तुमने जो है, ठीक। बाकी चलो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास रोज चल रही है, बस हो गया? नहीं, बुक की थ्योरी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बुक की थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, मेरे नोट्स सफिशियंट है बस, हो गया। बुक से केवल और केवल आपको प्रॉब्लम को करनी है। जहां पे अगर कुछ पढ़ना होगा थोड़ा सा तो मैं बता दूंगा, चलो इसको पढ़ लो, समझ गए ना। मान लो कहीं पे अगर कुछ थियोरेटिकल थोड़ा बहुत होगा तो मैं कह दूंगा चलो इसको तुम थोड़ा अपने से देख लेना, अगर कहीं पे थियोरेटिकल कुछ होगा बेटा, ठीक है। अदरवाइज 99% ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, बाय एंड थैंक यू।